हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली हमें 4 लॉज पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक्स के। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं बताना रह गया है वो ये है, एक छोटी सी बात बतानी रह गई है। वो बात है, फॉर अ केमिकल गैसियस रिएक्शन। मान लो आपको एक गैसियस रिएक्शन दे रखी है, हेबर्स प्रोसेस वाली। इसमें हर प्रोडक्ट रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में ही है, तो इसको मैं केमिकल गैसियस रिएक्शन कहूँगी। इसमें अगर आपसे कभी वर्क डन पूछ ले तो हमें पता है -P डेल्टा वी होता है वर्क डन। तो आपको पता है अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें मुझे सिर्फ गैसेस को कंसीडर करना है, यानी कि मोल्स ऑफ गैस को कंसीडर करना है, तो मैं यहाँ पे पीवी को -ΔNgRT से रिप्लेस कर दूँगी। तो इस केस में आपको ΔNg फाइंड आउट करना है, आर रखना है और टेम्परेचर रखना है। तो अगर आपको कभी भी कोई केमिकल गैसियस रिएक्शन दे रखी हो और उसमें आपसे वर्क डन पूछे हो तो आपने वो ऐसे सॉल्व करना है। ये बात बतानी रह गई थी मेरी, बता दी मैंने। वेट अ मिनट। चलिए अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। हमें इन टोटल 4 लॉज पढ़ने हैं, तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं चारों लॉज। सबसे पहले है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी एग्जैक्ट मैं आपको पहले लैंग्वेज लिखवा देती हूँ, फिर समझा दूंगी। Zeroth law of thermodynamics states that if an object is in thermal equilibrium with two other objects, then the other two objects are also in thermal equilibrium with each other. मान लीजिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B एंड C। A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और C आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका ये मतलब है, जैसे कि अगर मैं कहूँ A इज़ इक्वल टू बी, A इज़ इक्वल टू सी, तो इससे हम क्या हमने यूक्लिड्स की ज्योमेट्री में पढ़ रखा है ना, ऐसा कुछ 9th-10th क्लास में कि यूक्लिड के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का एक 5th चैप्टर होता था शायद, पता नहीं, तो उसमें हम पढ़ते थे ना कि A इज़ इक्वल टू बी, A इज़ इक्वल टू सी, दैट मीन्स B इज़ इक्वल टू सी। सिमिलरली ये वाली चीज़ ऐसे बता रखी है। ये लॉ कहीं भी यूज़ नहीं होना, कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस लॉ में कहा क्या है। 1 मिनट में देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे।
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, कई बार ना ये पूछ लेता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसकी मैं एक बार एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, फिर आपको समझा दूंगी। देखिए, साथ साथ लिख लीजिए। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या फिर डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये होती है इसकी फॉर्म। कह रहे व्हेन द स्टेट ऑफ सिस्टम इज चेंज्ड इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी ब्रॉट अबाउट इन बाय टू वेज, वर्क एंड हीट। मान लीजिए मैंने वर्क की वैल्यू बदल दी तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगी, क्यू की वैल्यू बदल दी तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। सिंपली इसका ये मतलब है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। एक मिनट नोट डाउन करिए इतने आप। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी लिमिटेशंस इरेज कर रही हूं मैं। इस लॉ की आपको लिमिटेशंस भी पढ़नी है। तो बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग तो एक बात ये है कि मान लीजिए कभी डेल्टा यू ज़ीरो हो जाए तो दैट मीन्स क्यू प्लस डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में ये लिखा था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि पूरा जो वर्क है वो हीट में बदल जाएगा या पूरी हीट वर्क में बदल जाएगी, बट ये नेचर में कभी पॉसिबल नहीं है। हमने कुछ वर्क किया 100% एफिशिएंसी तो कभी भी नहीं आती ना किसी भी मशीन की। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अ मशीन कैन नेवर बी 100% एफिशिएंट, राइट। तो सिमिलरली मान लो वर्क हुआ
तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाए, कुछ परसेंट ही कन्वर्ट होता है। बट इस अगर मैं डेल्टा यू को ज़ीरो रख दूँ तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है, जो नेचर में कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी ये लिमिटेशन थी कि इसके हिसाब से तो ये था कि वर्क और हीट आपस में पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता नेचर में। इन रियलिटी 100% conversion of heat into work and vice versa या वाइस वर्स जो भी बोलते हैं is not possible। दूसरा है कि ये नहीं बताता कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगी, मतलब ये नहीं बताता कि डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहेगी या बैकवर्ड। तो इट डजंट टेल अस अबाउट, डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तीसरा है इट डज नॉट टेल अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, डज नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तीन इस फर्स्ट लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अगर आपको कभी भी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए स्कूल एग्जाम में तो ये तीनों आपको पॉइंट्स लिख के आने हैं वहाँ। ये वैसे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे, लिमिटेशंस थ्योरी के हिसाब से ही लिखवाई है मैंने, ये बस इनको आपको याद ही रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इस लॉ के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि इस लॉ के हिसाब से क्या क्या चीज़ें थी। ये लॉ क्या कहता है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये जो सेकंड लॉ है ना ये स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी पे बेस्ड लॉ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैंने आपको लिखवाया था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। तो ये फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। कह रहे जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस है, नेचुरल मतलब जो खुद हो रही हैं, मैन को उसको करवाने में उसका कोई योगदान नहीं है, ह्यूमन का कोई योगदान नहीं है उन प्रोसेसेस को करवाने में, वो होती है नेचुरल प्रोसेसेस। और जो चीज़ें खुद होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो दैट मीन्स अगर दुनिया की सारी जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस है, तो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो तो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स में हो रही हर नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये हम मानते हैं कि जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है। और इस लॉ में हम ये लिखते हैं थर्ड पॉइंट, 100% कन्वर्जन ऑफ heat to work
and vice versa is not possible. तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जो आपको पता होनी चाहिए. ये कहता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसका डेल्टा एस टोटल 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा. जितनी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होगा. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड 100% कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क एंड वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल. तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जो आपको दिमाग में रखनी है. तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की तरफ. इसकी स्टेटमेंट क्या है? द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज 0. जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो मैंने बताया था एंट्रोपी एंथैल्पी वगैरह जो हैं वो स्टेट फंक्शंस हैं, और स्टेट फंक्शंस का हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते. जब हम उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें उनका डिफरेंस पता चलता है. ये मैंने आपको बात क्लियर की थी. बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी बता सकते हैं. तो लिखिए थर्ड लॉ हेल्प्स टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी. तो ये दोनों लाइनें आपको याद रखनी है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज 0. ठीक है, ये हमने एक रेफरेंस मान लिया कि 0 केल्विन पे 0 एंट्रोपी होगी एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन की. और हम ये मानते हैं कि जिन सॉलिड्स की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 नहीं है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है. अब जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा वो हम समझते हैं कि वो कैसे आता है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी हमें कैसे पता चलती है. हम इसमें क्या लेते हैं, रेफरेंस 0 केल्विन पे ले लेते हैं. मान लीजिए कोई एक्स सॉलिड है, उसकी 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 है, और मैंने उसको एक्स सॉलिड में भेजा एट टी केल्विन पे. तो जो मेरा एंट्रोपी का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एस एट टी केल्विन माइनस एस एट 0 केल्विन. तो एस एट टी केल्विन में से एस एट 0 केल्विन तो 0 ही है क्योंकि वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन ले रही हूँ मैं. तो डेल्टा एस की जो भी वैल्यू आएगी वो एस टी के बराबर आ जाएगी.
तो जो डेल्टा एस होगा वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी एट टी केल्विन। तो इससे हम बता देते हैं कि जो भी एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, क्योंकि जो डिफरेंस है एंट्रोपी में वही उसकी एंट्रोपी है टी केल्विन पे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एक्स सॉलिड है 0 केल्विन पे और मैंने उसको किस में कन्वर्ट किया, एक्स गैस पे 300 केल्विन पे। ठीक है, एंड मान लीजिए उसका मेल्टिंग पॉइंट है 25 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 200 केल्विन। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली पहले इसको हीट करना है। मैं जैसे एक इमेजिनरी पाथ बनाऊंगी। मैंने क्या किया, इसको हीट किया और मैं एक्स सॉलिड पे ले आई 25 केल्विन पे। फिर फर्दर अब ये क्या होगा, 25 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे ये एक्स सॉलिड से एक्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, ये आपको पता है। ठीक है, लेटेंट हीट की वजह से। फिर एक्स लिक्विड जो है उसको मैंने फर्दर हीट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, मैं उसको एक्स लिक्विड एट 200 केल्विन पे ले आई। अब जैसे ही 200 केल्विन आया उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ तो वो एक्स लिक्विड से एक्स गैस पे बदल गया, बट अभी भी टेम्परेचर क्या है, 200 केल्विन, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मैंने उसको फर्दर हीट किया तो मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा के 300 केल्विन कर दिया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एंट्रोपी चेंज मुझे पता है, डेल्टा एस टोटल ये है। मुझे नहीं पता कि एंट्रोपी चेंज क्या है। मैंने क्या किया, S1 ये है, इसमें एंट्रोपी चेंज इतना आया है, इस टाइम एंट्रोपी चेंज इतना आया है, इस टाइम एंट्रोपी चेंज इतना आया है, इस टाइम एंट्रोपी चेंज इतना आया है और इस टाइम एंट्रोपी चेंज इतना आया है। तो जो डेल्टा एस टोटल होगा वो क्या होगा, एंट्रोपी एट 300 केल्विन में से एंट्रोपी एट 0 केल्विन। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। यहाँ पे सब पे डेल्टा लगा हुआ है ना बच्चों। ठीक है, तो मुझे पता है S0 तो 0 ही हो जाता है, तो एंट्रोपी एट 300 केल्विन इन सभी का सम आ जाएगा। तो इससे मैंने क्या निकाल ली, एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल ली 300 केल्विन पे। तो ऐसे हम थर्ड लॉ का यूज़ करते हैं। हालांकि थर्ड लॉ कभी भी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं, ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे है कि जब भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक ऐसा रेफरेंस ले लेते हैं जहाँ पे वो उसकी वैल्यू 0 हो। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एब्सोल्यूट एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखिए, जैसे ही मैंने वो वाला अभी जो मैंने जस्ट अभी बना के इरेज किया है उसको ध्यान में रखिए। पहले था 0 केल्विन, 0 केल्विन से मैंने उसका कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, एंट्रोपी बढ़ी। फिर क्या हुआ, जब उसका फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बट एंट्रोपी तो बढ़ रही है। फिर यहाँ तक वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर वो लिक्विड उसकी एंट्रोपी बढ़ी। यहाँ पे फेज चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये वाला जो स्टेट बता रहा है, ये वाला ग्राफ ये बता रहा है कि जब वो चीज़ सॉलिड फॉर्म में है,
ये वाला चीज़ बता रहा है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन, ये बता रहा है जब वो लिक्विड में है, ये बता रहा है लिक्विड से गैस कन्वर्जन, और ये बता रहा है कि वो गैस में है। तो आप देख रहे हैं एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ हो गया। तो इसी के साथ हमारे ऑल द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो होते हैं क्लियर। अब मेरा जो अगला लेक्चर अपलोड होगा उसमें हमें जितने भी जो अब मैंने पढ़ा तो वैसे थर्मोडायनेमिक्स दिया है, क्वेश्चंस रहते हैं, आई नो दैट, बट कुछ हो सकता है थ्योरी पार्ट रह गया हो, मुझसे मिस हो गया हो, तो वो मैं कल देखती हूँ, कल तक देख लूँगी कि कोई पार्ट, कौन सा पार्ट मिस हुआ है। अगर कुछ हुआ होगा मिस तो मैं बना दूँगी उस पर वीडियो, नहीं हुआ होगा तो मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी इसके कल अगले लेक्चर, मतलब कल वाले लेक्चर से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।